हेलो हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो गाइस आई होप आप लोगों की नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन बहुत रॉकिंग चल रही होगी। एंड आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को वन शॉट सेशंस प्रोवाइड कराऊं जिसमें वी कैन कवर कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्लस हमारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं इन अ पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग वो सारे के सारे फिनिश कर पाए। सो बच्चों जैसे कि लास्ट में मैंने आप लोगों को पूरा रिप्रोडक्शन फिनिश करा दिया था, उसके बाद हम लोगों ने आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश किया था। Then we will continue our next chapter which one is molecular basis of inheritance. अब सबसे पहले हम थोड़ा सा जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को रिलेट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े थे, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये देखा था कि वहां पे जो बनने वाले न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कि एग्जैक्टली वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन एग्जैक्टली आते क्यों हैं और वो कैसे आपके पेरेंट्स से नए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इनहेरिट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर पैटर्न देखने के लिए मिलता है, वो हम लोग आपका प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे बिकॉज लास्ट चैप्टर में मेरे को सिर्फ इतनी क्लैरिटी थी कि देर इज समथिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे मैंडल ने उसको फैक्टर बोला था। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि भाई ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में फैक्टर को एंड क्रोमोसोम को पेयर अप करा के देखा गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मिलकर ये बोला कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस को जो पैटर्न है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको भी हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है उसका क्लियरिटी हमें मेंडल ने दिया, लेकिन इनहेरिटेंस हो कौन से स्ट्रक्चर की वजह से रहा है वो स्ट्रक्चर को सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई इस स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। फिर उस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर दिखती कैसे है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है, उसके सारे कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर एग्जैक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो एग्जिस्ट कैसे करती है, अपने आप को कैसे कंटिन्यू रखती है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपनी कॉपीज को मेंटेन करती है, ये हम लोग पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके ऊपर कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, जैसे एचजीपी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या नई नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, क्या क्या नई नई हम मेथड्स इसके थ्रू अप्लाई करा सकते हैं। क्लियर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबको पता है कि क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़नी है। अगर हम लोग एक नॉर्मल सी डेफिनेशन ले, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाके ट्रांसमिट कर रहा है। डन ये वाली चीज। तो अब यहाँ पे आपको जितनी मैंने कहानी बताई कि भाई प्रीवियस ईयर चैप्टर में हमारा इसको फैक्टर बोला गया था, फिर इस चैप्टर में हम लोग पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली कैसी स्ट्रक्चर है, वही सब इन्होंने बोला हुआ है। अब हाईलाइट करना स्टार्ट करना, बिकॉज आप लोगों को पता है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिसकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिसके अंदर से आपको मैक्स से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट के अंदर। 3 से 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखना, पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन भी आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो हमें हाईलाइट करनी है बच्चों वो यहाँ पे है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहली चीज, ऑल दीज आर द न्यूक्लिक एसिड जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेरे को पाए जाएंगे। डीएनए बोलते हैं कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो कैसे है, हम उसको प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। क्लियर, तो चलो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें दी है वो हम लोग सारा डिटेल में पढ़ने वाले आगे। तो जब भी आप एनसीईआरटी रीड करना शुरू करें इस पेज को आप मिस कर सकते हैं। कौन से पेज को आपको मिस करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आप लोगों को मिस करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो इन लोगों ने सबसे पहले हमारा डीएनए दिया हुआ है, बट हमें सबसे पहले पढ़ने हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट्स। या, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो बच्चों सबसे पहले आपको डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है 6.2 द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, की जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी।
क्लियर? तो हमेशा चैप्टर को स्टार्ट करोगे 6.2 से। चलो, even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but DNA क्या है? DNA act as a genetic material took long to be discovered। मतलब हमें ये पता करने में कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। 1926 में द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले डिस्कवरीज हुई थी, जैसे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, हमारे सुटर एंड बॉवरी थे, मॉर्गन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग, ये साइंटिस्ट थे, अलग अलग इन्होंने रिसर्च किया पता लगाने के लिए कि भाई क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि भाई जो क्रोमोसोम है ना वो भी डीएनए से ही बना है, डीएनए पैक्ड होता है, वो पैक होके क्रोमोसोम बनाता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है। अब हमें पता है, तब नहीं पता था। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो आप लोग स्टार्ट करेंगे, हमेशा जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे यहीं से बनाएंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को होना चाहिए कि भाई हमारे 1928 में कौन से साइंटिस्ट थे? हमारी फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? एक बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगेन नाम याद रखना है कि किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। रिपीट आफ्टर मी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये बैक्टीरिया कौन सी डिसीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका निमोनिया कोज करेगा। विटनेस अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। सब याद रखना है। 1928 में किया गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने किया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर इन्होंने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया और उसको ग्रो कराया एक कल्चर प्लेट के अंदर। उस कल्चर प्लेट के अंदर क्या हुआ कि किसी ने तो आपका प्रोड्यूस किया एस कॉलोनीज, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ले लिया, उसके अंदर दो स्ट्रेन होते हैं। कैसे? देखो, स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया। तो क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन हमें पाए गए जब मैंने उसका कल्चरल प्लेट किया। एक मेरे को मिली उसकी एस कॉलोनीज और एक मेरे को मिली कौन सी कॉलोनीज? आपकी आर कॉलोनीज। एस फोर स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज थी, ठीक है। एक थी आर फोर रफ कॉलोनीज। फिर इन्हें पता लगाया कि भाई जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जिनको हम एस कॉलोनीज बोल रहे हैं, उन बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर एक म्यूकस कोट प्रेजेंट है। म्यूकस कोट या फिर पॉलीसेकेराइड कोट, जबकि आर के ऊपर कोई कोटिंग प्रेजेंट नहीं है। अब कोटिंग प्रेजेंट है इसीलिए एस कॉलोनी स्मूथ है, आर के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है इसलिए वो हमारी रफ है। माइस को जब इन्फेक्ट कराया गया एस के थ्रू, माइस को एस स्ट्रेन के थ्रू इन्फेक्ट कराया गया तो उनको हो गया निमोनिया। तो इसका मतलब एस स्ट्रेन जो था निमोनिया कोजिंग था, जबकि आर स्ट्रेन नो निमोनिया। इससे मेरे को ये पता चला कि भाई जो मेरा एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, जबकि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे पता चली। तो फिर इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अलग अलग माइस को पकड़ के लेके आए, माइस को लिया, उसके अंदर एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही इन्होंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया तो भाई देखो माइस की डेथ हो गई। अब मेरे को पता है कि भाई एस स्ट्रेन निमोनिया कोज करता है, माइस को निमोनिया हो गया इसलिए उसकी डेथ। आर स्ट्रेन निमोनिया कोज नहीं करता तो इसका मतलब माइस को कुछ नहीं हो, मजे से वो डांस कर रहा था। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब ग्रिफिथ ने सोचा क्यों ना मैं इन बैक्टीरिया को हीट कर दूं। तो उसने क्या किया? एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट कर दिया, फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया और फिर देखा कि भाई माइस लाइव है, माइस जिंदा है हमारा। क्यों? अब देखो एक चीज, एसिस्ट्रेन वायरुलेंट था कब तक? जब तक वो एकदम नॉर्मल था। जब मैंने उसको हीट कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई हीट करने से कुछ ना कुछ चीज उसके अंदर से डिस्ट्रॉय हो गई, और वही चीज रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? उसको निमोनिया कोजिंग बनाने के लिए। लेकिन हीट करने से वो डिस्ट्रॉय हो गई जिसकी वजह से माइस को निमोनिया नहीं हो पाया। फिर इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। फोर्थ में क्या किया? वही हीट गिल्ड एसिस्ट्रेन लिया, उसके साथ एक नॉर्मल आर स्ट्रेन डाल दिया।
फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, फिर देखा कि भाई माइस की डेथ हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मेरे माइंड में ये आ जाती है कि भाई जब मैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाल रही थी तब भी मेरा माइस जिंदा था, जब मैं आर स्ट्रेन लाइव को डाल रही थी तब भी माइस जिंदा था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को जब मैंने एक साथ इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ क्यों हो गई? आएगा नहीं आएगा आपके माइंड में भी क्वेश्चन? ऑब्वियसली आना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बच्चों ये आता है ना कि भाई ऐसे स्ट्रेन के अंदर हमने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि उसको हीट करने से उसका जो वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। आर के अंदर तो था ही नहीं वो। फिर दोनों का मिक्सचर जब डाला तो तब वो डेथ हो गई। तो इसका मतलब जो वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर थी, वो जो मॉलिक्यूल था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसको ट्रांसफर करने वाला जो एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चीज है जो एस से आर में ट्रांसफॉर्म हुई है या आर से एस में ट्रांसफॉर्म हुई है, जिसको हमने बोला कि भाई दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था? कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमारे ग्रिफिथ साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पाए थे कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। यहाँ तक ग्रिफिथ 1928 में किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। केसेस भी याद रखने कि भाई जब हीट किल डाला तो तब क्या हुआ, जब मिक्सचर डाला तो तब क्या हुआ। चलो नेक्स्ट हाईलाइट कर, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड, यही पूरा का पूरा इन्होंने लिखा हुआ है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने बोला कि भाई एस और आर को जब मिक्स करके डाला तो कुछ ना कुछ वहां पे ट्रांसफर हुआ होगा जेनेटिक मटेरियल का इनटू द आर स्ट्रेन। हाउएवर द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उसके उनके एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि भाई वो मॉलिक्यूल बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नहीं पता लगाया था। फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही वापस से कंटिन्यू किया। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में, फिर 1928 के बाद 1933 से लेके 44 तक 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने ग्रिफिथ के साइंटिस्ट को कंटिन्यू किया। उसमें कौन कौन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस उन्होंने किया। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, लेकिन वो चीज है क्या, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस क्या है, वो हम ऐसे याद रखेंगे कि इन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस किया था। साइंटिस्ट के नाम ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोल्ड एंड मैकलिन मैकार्टी। एवरी, लियोल्ड एंड मैकार्टी, तीनों नाम एवरी, मैक्लियोल्ड एंड मैकार्टी। 1933 से 34 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिंपली मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिया बच्चों आपका हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन। हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन के केमिकल एनालिसिस कर डाला। मतलब कोई भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसका कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और उसके अंदर डीएनए होगा। उन सब स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कर लिया। सबसे पहले उनका कार्बोहाइड्रेट बाहर निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन और डीएनए। देन इन्होंने क्या किया, इन चारों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन करके लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया। और इंजेक्ट करा दिया किसकी बॉडी के अंदर, माइस के अंदर। इंजेक्टेड इनटू माइस, मतलब माइस को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है कि हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन से कार्बोहाइड्रेट ले लिया, लाइव आर स्ट्रेन लिया, मिक्स किया, इंजेक्ट करा दिया। क्या रहा हमारे माइस को, कुछ नहीं हुआ, माइस लाइव था, यहाँ पे भी लाइव था, यहाँ पे भी लाइव था, लेकिन यहाँ पे माइस की हो गई डेथ। यहाँ से मेरे को ये पता चलता है कि वो जो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हुई थी हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन से लाइव आर के अंदर, वो क्या थी, वो मेरी डीएनए थी। तो यहां से पता चला द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज द डीएनए एंड डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। बट इस चीज से सारे के सारे हमारे कौन, बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। उन्होंने बोला भाई हम नहीं मानते इस चीज को, रैंडमली भी हो सकता है ये। अब जरा पढ़ना जो चीज इन्होंने बोला क्या लिखा हुआ है, देखो
दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सबको अलग अलग कर दिया फ्रॉम द हीट किल्ड एसिस्टेंट टू सी विच वन could transform our live cell into S cell. They discovered DNA alone from S bacteria caused R to become transformed. मतलब डीएनए ही अकेला था जिसने आर बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया था. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि भाई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीज, डीएनए, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब इनके साथ इन्होंने क्या किया था ना कि जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर के अंदर प्रोटीनेज एंजाइम डाल दिया, सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वायरुलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. माइस तब भी जिंदा था, अब भी जिंदा रहेगा. आप कार्बोहाइड्रेट की जगह डाल दो, कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज. फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा, वो डाल दो. डीएनए को डीएनए, अगर आपने डीएनए डाल दिया तो डीएनए डालने के बाद वायरुलेंस नहीं हो पाएगा, माइस की डेथ नहीं हो पाएगी. इससे पता चला था कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टिल हमारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे. फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था मेरे पास एल्फर्ड हार्शे एंड मार्था चेज. हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं, जो कब किया गया था, 1952 में. देखो अब तक ग्रिफिथ साइंटिस्ट का नाम मैंने आप लोगों को याद कराया, 1928 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. फिर उसके बाद हमारे पास एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने 1933 से 34 में एक्सपेरिमेंट किया था. दो साइंटिस्ट के नाम. थर्ड, हार्शे एंड चेज साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, एक्सपेरिमेंट में यही बताया था कि एग्जैक्टली भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है हमारा. ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज किया था. मैक्लार्ड हमारे एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने क्या किया था, बायोकेमिकल एनालिसिस किया था. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वायरस लिया था जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, एंड दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया. सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया. बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. जैसे कि ये मेरे पास बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है और ये मेरे पास बैक्टीरिया है, तो इससे इसको अटैच करा दिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल. इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो गया. द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज it was its own and subsequently manufacture more virus particle. अब जो हमारे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आया, बैक्टीरिया की बॉडी उसको अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर करके उसका रेप्लिकेशन कराना शुरू कर देती है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाना शुरू कर देती है. ये था हार्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द सेल. हार्शे एंड चेज को सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, उनको सिर्फ यहाँ पे एक चीज करनी थी कि भाई जो बैक्टीरियोफेज है उसने अपना प्रोटीन एंटर कराया बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर डीएनए एंटर कराया. आखिर वो कौन सा सब्सटेंस है जो एंटर हुआ वायरस से बैक्टीरिया के अंदर. दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम. उन्होंने क्या किया भाई, जो बैक्टीरियोफेज थे उनको रेडियो लेबल्ड बनाना शुरू कर दिया. अब रेडियो लेबल्ड मतलब उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में रख दिया और रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर रख दिया. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, फॉस्फोरस मेरे को देखने के लिए मिलेगा डीएनए के अंदर. रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, प्रोटीन के अंदर. हमारे वायरस को पकड़ा और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सल्फर में रख दिया. अब फिर हमारे वायरस को लिया, बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन करने के लिए छोड़ दिया. फिर देखा गया कि भाई बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया जा रहा है, रेडियो एक्टिव सल्फर. सपोज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया जा रहा है, तो उससे मेरे को क्या पता चल रहा है, सोचो. अगर मेरे को बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मिल रहा है तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई फॉस्फोरस मिल रहा है, इट मीन वायरस से बैक्टीरिया के अंदर क्या आया होगा, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर एग्जैक्टली डीएनए आया होगा. और अगर मेरे को वहां पे सल्फर मिल रहा है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि भाई वहां पे क्या आया होगा, वहां पे प्रोटीन आया होगा. सिंपल है ना, पढ़ो एनसीईआरटी को. दे ग्रू सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर. ठीक है, वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, जिनको हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के अंदर ग्रो कराया, कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए. उनका जो डीएनए था ऑब्वियसली बात है रेडियोएक्टिव हो गया होगा, लेकिन उनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं हुआ होगा, बिकॉज डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है. सिमिलरली जो वायरस को आपने रेडियोएक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो कराया होगा, उनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव रेडियो लेबल्ड बना होगा, नॉट डीएनए, बिकॉज
प्रोटीन के पास ही प्रेजेंट होता है क्या, हमारा सल्फर। सॉर्टेड यहाँ तक, एक एक लाइन समझ में आ रही है अच्छे से। आगे चलो, फिर क्या किया इन्होंने, रेडियो फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू द इकोलाई बैक्टीरिया। वही जो मैंने बताया कि भाई हमारे हमको वायरस को लिया और उनको बोला कि भाई अब तुम जाओ और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो। एंड जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हुआ, वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। हाईलाइट करो लाइन को, जैसे जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर से वायरल कोट हटा दिया गया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर होता है जो बहुत स्पीड से ना एजिटेट करता रहता है, मतलब घूमता रहता है ऐसे, तो उसकी वजह से हमने पहले अटैच कराया और फिर उनको वायरस को हटा दिया वहां से। फिर देखा कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस आया उसकी रेडियो लेबलिंग चेक की गई। द वायरस अटैच वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन। बैक्टीरिया which was attached with virus that had radio labeled DNA was radioactive, indicating that DNA is the material जो वायरस से बैक्टीरिया में पास हुआ है। बैक्टीरिया that were infected with virus that had radioactive protein were not radioactive, मतलब वो बैक्टीरिया जिनके अंदर इन्फेक्शन था उनका प्रोटीन भी चेक किया गया। भाई डीएनए तो रेडियो लेबल्ड मिला उनके अंदर, लेकिन प्रोटीन रेडियो लेबल नहीं मिला। इससे मेरे को पता चला कि भाई प्रोटीन जो होता है वो बैक्टीरिया वायरस से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। यहां से हमें क्लियर पता चला था कि भाई डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल जो वायरस से बैक्टीरिया में पास हुआ। हर्षन चेज ने बस ये एक्सपेरिमेंट किया था। रेडियो लेबल्ड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बता, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हर्षन चेज ने किया था। क्या यूज किया था, बैक्टीरियोफेज यूज किया था। ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। क्या यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज किया था। ये पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में स्टेप्स भी आप लोगों को याद रखने हैं बच्चों, क्वेश्चन आ जाएगा। ये मेरे पास रेडियो लेबल्ड सल्फर है, ये मेरे पास रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस है। यहाँ पे पहला प्रोसेस इन्फेक्शन कराया, सेकेंड प्रोसेस ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में देखो हम लोग प्रोटीन कोड को हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर हो गया होगा, अब बचा क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन कोड बचा होगा। ये हमारा प्रोटीन कोड, फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया इन लोगों ने। सेंट्रीफ्यूगेशन से देखा कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल, सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था। रेडियो एक्टिव सल्फर किसके अंदर मिला, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब वो जो वायरस थे मेरे पास उनके अंदर मिला। रेडियो एक्टिव फोस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल एंड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब ये जो सुपरनेटेंट थे इनके अंदर रेडियो एक्टिव फोस्फोरस नहीं मिला था हमें। सल्फर के अंदर रेडियो जो सुपरनेटेंट थे, सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर रेडियो लेबल्ड मिलेगा, फोस्फोरस नहीं मिलेगा, बिकॉज फोस्फोरस तो किसके अंदर ट्रांसफर हो गया होगा, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया होगा। क्लियर यहाँ तक, पूरा एक्सपेरिमेंट भी, डायग्राम भी और स्टेप्स भी। स्टेप से पूछ लेंगे भाई पहला स्टेप कौन सा होता है, इन्फेक्शन, सेकेंड ब्लेंडिंग और थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। डन यहाँ तक, नेक्स्ट पे आओ। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इन सम वायरसेस, कुछ वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। साइड में लिख लेना टीएमवी। टीएमवी एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। या फिर हमारे पास क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हाईलाइट कर लो। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन दिस इज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है आरएनए और डीएनए के बीच में। डीएनए को बोला जाता है कि भाई डीएनए मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है एज कंपेयर टू द आरएनए, बिकॉज डीएनए के फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इन्होंने बोला कि भाई कौन सा कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह कब कैसे वर्क करना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कि मैं किसी भी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल बोलूं। पहली चीज कि उसके पास पावर होनी चाहिए कि भाई वो खुद से रेप्लिकेट करे। रेप्लिकेट का मतलब अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाए। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब उसके अंदर धीरे धीरे म्यूटेशन भी होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडलियन कैरेक्टर, मेंडल के कैरेक्टर जो मेंडल ने हमें कैरेक्टर्स बताए थे उसके अंदर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये चारों क्राइटेरियाज होने चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर। इफ वन एग्जामिन, अगर कोई एग्जामिन करता है, if one examine each requirement one by one because of the rules of base pairing, बेस पेयरिंग के बेसिस पे अगर हम एक एक रिक्वायरमेंट को चेक करें एंड कॉम्प्लीमेंटरली
both the nucleic acids DNA and RNA have the ability to डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पावर है कि भाई वो डुप्लीकेट कर सकता है, मतलब वो रेप्लीकेट कर सकता है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए और आरएनए को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेप्लीकेट कर सकता है, जो कि एक क्राइटेरिया है मेरे किसी भी जेनेटिक मटेरियल का। प्रोटीन अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकता, इसलिए प्रोटीन को हम कभी भी जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर कि प्रोटीन को क्यों नहीं करेंगे, डीएनए आरएनए दोनों को करेंगे, और डीएनए आरएनए में मोस्टली केसेस में डीएनए को करेंगे बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ not to change with different stages of life cycle, जैसे एज with change in physiology of the organism। मतलब ये बोल रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी के अंदर अलग अलग लाइफ साइकिल्स चल रही हैं, या फिर किसी भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है, तो जैसे जैसे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस आती हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे जेनेटिक मटेरियल की, जो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया था। एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जब मैंने एस वायलेंट को हीट किया था, तो हीट करने से वो वायलेंस नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर जो वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। जब उसको थोड़ी सी हेल्प मिली आर स्ट्रेन की, तो वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म होकर उसने अपना वायलेंस दिखा दिया। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, अगर मैं उनके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करती हूँ हीट करके, तो वो वापस से आपके ज्वाइन अप हो सकते हैं जब एक अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर को फिर कम करेंगे तो रीनेचुरेशन भी पॉसिबल है। फर्दर, 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA more labile and easily। इस लाइन को हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, करो हाईलाइट। अब ये बोलता है कि भाई जो मेरा आरएनए है ना, आरएनए पे टू सेकेंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप है, जिसकी वजह से मेरा आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन रहा है। और आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से मेरा आरएनए जो है लेबाइल, लेबाइल मतलब अनस्टेबल बन रहा है और इजीली डिग्रेडेबल हो सकता है, बिकॉज ये रिएक्ट करेगा किसी ना किसी के साथ। इसलिए हम बोल सकते हैं भाई आरएनए इज नॉन टू बी कैटालाइटिक, कैटालाइसिस के तरह भी ये वर्क कर सकता है, हेंस ये एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज उसकी सेकंड पोजीशन पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा हमारे आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है आपका यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन इन डीएनए। जबकि अगर हम बात करें डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है मेरे पास थाइमिन। ये भी एक अनादर प्रॉपर्टी है ये बताने की कि भाई एग्जैक्टली डीएनए ही मेरा जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट स्टेबल। In fact, the presence of thymine at the place of uracil, uracil की प्लेस पे थाइमिन प्रेजेंट है, also confer एडिशनल स्टेबिलिटी थ्रू द डीएनए। पहली की भाई सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, सेकंड की भाई उसके पास थाइमिन है। डिटेल डिस्कशन हमारा होगा जब हम पेयरिंग पढ़ेंगे डीएनए के अंदर। डीएनए एंड आरएनए दोनों के पास म्यूटेशन करने की पावर है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है तो म्यूटेट करेगा फास्टर रेट पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई डीएनए और आरएनए में दोनों में सबसे फास्टर म्यूटेशन कौन दिखाएगा, आरएनए दिखाएगा, बिकॉज उसकी सेकंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव बन रहा है और इजिली डिग्रेडेबल है। कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, वायरस के पास आरएनए जीनोम होता है जिनका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है म्यूटेट, जिसका एग्जांपल हम लोग कोरोना वायरस देख ही रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी नए नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं, बिकॉज उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी वो म्यूटेशन दिखा सकता है। बट आरएनए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज आरएनए ही प्रोटीन को कोड करता है। RNA directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the characters को easily express करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। DNA however is depend on RNA। भाई हमने डीएनए और आरएनए को कंपेयर तो कर दिया, डीएनए ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि आरएनए की मेरे को जरूरत नहीं है।
अगर मेरे को प्रोटीन बनवाना है तो मेरे को आरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंड है। अगर आरएनए मना कर दे कि भाई तुम तो मेरे को बोल रहे हो मैं स्टेबल नहीं हूँ, तुम मेरे को अनस्टेबल बता रहे हो, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से निकल जाता हूँ, क्या हम प्रोटीन बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे ना। तो आरएनए को नाराज नहीं करना है, बिकॉज डीएनए को जरूरत है आरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बिना आरएनए के हम लोग प्रोटीन नहीं बना सकते। इसलिए वर्ल्ड में जो पहला जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए आया था, फिर डीएनए आया था, ठीक है। The protein synthesizing machinery have evolved around RNA. The above discussion indicate that कि RNA and DNA can function as genetic material. दोनों के दोनों ही genetic material की तरह function करता है, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल मेरे पास डीएनए होता है, बिकॉज यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें। एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, एवरी मैक्लियोड मैकार्टिक एक्सपेरिमेंट कर लिया, हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने डीएनए का देख लिया, भाई डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डीएनए को ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो हम जिसकी वजह से हम आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में क्या पढ़ेंगे? आरएनए सबसे पहला वर्ल्ड में आने वाला जेनेटिक मटेरियल है। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब के सब आरएनए की वजह से ही पॉसिबल है। इसलिए आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क करता है और आपका कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए, नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। आरएनए बीइंग एज कैटलिस्ट रिएक्टिव है, हेंस अनस्टेबल है। डीएनए इवॉल्व हुआ है किससे? आरएनए से, विद केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल बन गया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ पेयर। बस ये हुआ हमारा यहाँ तक आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डीएनए दिखता कैसा है, कैसे उसके अंदर पेयरिंग होती है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, पूरा ये पढ़ेंगे। फिर उसकी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डीएनए अपने आप को एग्जिस्ट कैसे करके रखता है किसी भी बॉडी के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर। स्टार्ट करें? चल देखो, डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। अब देखो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अगेन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना है एक एक पॉइंट। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। द लेंथ ऑफ डीएनए, अगर मेरे को डीएनए की लेंथ पता लगानी है तो मैं वहां पे क्या काउंट करने वाली हूँ? मैं वहां पे काउंट करूंगी भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है लेंथ ऑफ डीएनए। कैसे काउंट करेंगे? बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सॉर्टेड। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाईलाइट वाला पॉइंट क्या हाईलाइट है? लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर ये बोलता है कि भाई मेरे पास एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरियोफेज में कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, बैक्टीरियोफेज के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है? कौन से वाला बैक्टीरियोफेज? साई इंटू 174। बच्चों क्वेश्चन आता है कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5 3 8 6। 5 और 3 कितने होते हैं? 8 -2 6 न्यूक्लियोटाइड। याद करो मेरे साथ, लेंथ ऑफ डीएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से कंपेयर करेंगे। बैक्टीरियोफेज कौन से वाला बैक्टीरियोफेज? साई इंटू 174 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है मेरे पास लेमडा बैक्टीरियोफेज। लेमडा बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड नहीं, बेस पेयर्स बोल रहे हैं। कितने बेस पेयर? 4 8 5 0 2 बेस पेयर्स। अब बेस पेयर बोल रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। एक हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए मतलब एक गैमीट के अंदर कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है?
किसके अंदर पूछ रहे हैं? गैमीट के अंदर। तो होगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और अगर ह्यूमन डीएनए की बात करेंगे, ह्यूमन के अंदर हो जाएगा इसका डबल, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो बच्चों ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज है, बहुत इजी है, सब याद कर सकते हो इजीली। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ध्यान से समझना है। मेरे पास डीएनए है, डीएनए के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले होता है मेरे पास फोस्फेट ग्रुप, फिर आता है मेरे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? शुगर होता है। डीएनए के अंदर कैसी शुगर होगी? डीऑक्सी शुगर होगा। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। याद रखने की ट्रिक, कौन सा प्यूरीन है कौन सा पिरिमिडीन है? PUGA, पूजा नाम होता है ना, पूजा, POOGA ना करके PUGA कर दे रहा है। पिरिमिडीन पाइकट, PYCUT। प्यूरीन की बात करें, G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थायमिन। वो है याद। अब आता है क्या, एनसीईआरटी ने भी ये लिखा हुआ है। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होंगे, प्यूरीन, एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों के लिए कॉमन होता है, लेकिन थायमिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। थायमिन की जगह पे यूरासिल रिप्लेस हो जाता है इन द केस ऑफ आरएनए, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल बन जाता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से। हाईलाइट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे लिखोगे? नाइट्रोजनस बेस, ये मेरे पास जो नाइट्रोजनस बेस है ये किससे लिंक है? लिंक टू द पेंटोज शुगर, इस शुगर के साथ लिंक है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? ये हमारा बोल रहे हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इधर कर ले, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, अगेन दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब होता है कि भाई फॉस्फेट ऐड हो गया, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। देन यहां तक सारी चीजें तो क्या बताया मैंने? नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच्ड होता है, कौन से बॉन्ड के थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। हाईलाइट करो, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, जैसे कि एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन या फिर डिऑक्सिन। मतलब नॉर्मल नाम क्या है? गुआनीन। जब उसके साथ बेस ऐड हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको बोल देंगे गुआनोसिन या फिर डीऑक्सी गुआनोसिन। एडिनोसिन मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन, ये नाम याद रखना है। साइटिडीन का नाम क्या बन जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन या फिर यूरिडीन डीऑक्सी थायमिडीन। When a phosphate group is attached to the fifth OH of a nucleoside through phosphodiester linkage, अब ये न्यूक्लियोसाइड की बोल रहा है कि भाई हमने क्या करा, एक फोस्फेट ग्रुप को अटैच करा दिया। कहां पे अटैच करा रहे हैं? जो मेरा न्यूक्लियोसाइड है ना, इसकी फिफ्थ पोजीशन पे 5OH से, फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप से मैंने फोस्फेट अटैच करा दिया है, तो वो क्या बन गया? मेरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और न्यूक्लियोसाइड में ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेस और शुगर प्रेजेंट था, जो दोनों आपस में लिंक थे। कौन से लिंकेज के थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ कौन से बॉन्ड के थ्रू एड ऑन हुआ? फोस्फोएस्टर लिंकेज। नाम याद रखना है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फोस्फोएस्टर लिंकेज। एक कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड बन गए जिसको बोलेंगे डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ शुगर, कि कैसी हमारे पास शुगर है। टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो गए, जैसे कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों के दोनों आपस में कौन से लिंकेज के थ्रू होंगे? 3, 5
फोस्फोडाइएस्टर, ऊपर फोस्फोएस्टर लिंकेज था, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट के बीच में फोस्फोएस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, वो भी कौन सा 3,5 फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर मेरे को डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है, बच्चों क्वेश्चन आता है एंड बच्चे कंफ्यूज होता है यहाँ पे, तो इसको साइड में लिख लो। नाइट्रोजनस बेस शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट के बीच में 5th OH के थ्रू लिंक होता है फोस्फोएस्टर लिंकेज, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज 3,5 फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर, एक बहुत बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकता है। पॉलीमर thus formed has at one end a free phosphate moiety, मतलब जब हम पॉलीमर बनाएंगे तो वहां पे एक फ्री फोस्फेट मोइटी प्रेजेंट होने वाली है। कैसे? एक फिफ्थ एंड पे तो राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा विच इज रिफर एज फिफ्थ एंड ऑफ फॉस्फेट। एक सेकेंड, और डायग्राम जो है ना बच्चों, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देख ले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिया हुआ है, दो न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4, एक न्यूक्लियोटाइड में देखो एक तो हमारा 3 पोजीशन पे OH फ्री है, मतलब एक अगर जब पॉलीमर बनेगा ना तो उसके अंदर दो चीजें जरूर फ्री होंगी, एक तो 3 OH पोजीशन फ्री है, एक 5th फोस्फेट ग्रुप फ्री है। 3 OH और 5th फोस्फेट, वही इन्होंने चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई 5th एंड पे तो राइबोज शुगर, 5th एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और एक हमारा थर्ड वाला। सिमिलरली एट द एंड ऑफ पॉलीमर राइबोज हैज अ फ्री 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? 5th एंड पे फोस्फेट पे एक नई राइबोज शुगर आके एंड हो सकती है, और एक 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। राइबोज हैज अ फ्री 3 OH ग्रुप व्हिच इज रिफर्ड एज थर्ड एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 5th एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और 3 एंड ऑफ द। इसीलिए तो हम डीएनए को क्या बोलते हैं? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है कि भाई यहाँ पे 5th पोजीशन पे एक फ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फ्री एंड प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे फ्री एंड प्रेजेंट है, थर्ड एंड ऑफ राइबोज शुगर फ्री है, और 5th एंड ऑफ राइबोज शुगर और थर्ड एंड ऑफ राइबोज OH ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे फ्री। ठीक है, इसलिए 3 प्राइम और 5 प्राइम बोलते हैं। द बैकबोन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगेन क्वेश्चन आता है कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन क्या होती है? बैकबोन बनी होती है किससे? शुगर प्लस फोस्फेट से। अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना बैकबोन क्या होता है, शुगर प्लस फोस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ये छोड़, आरएनए के अंदर क्या होता है? एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन इन द राइबोज, ये हमें पता है, और उसकी जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन इज आल्सो नोन एज 5 मिथाइल यूरासिल। डीएनए क्या है? डीएनए सबसे पहली चीज एसिडिक इन नेचर होता है एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया इन 1868। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिस्चर। साइंटिस्ट के नाम रिकॉल करो। अब सबसे पहले हमारे पास ग्रिफिथ साइंटिस्ट है, 1928 में एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मैक्लियोड मैकार्टी एंड एवेरी साइंटिस्ट आए 1944 में। फिर उसके बाद हमारे हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट हुआ, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट ये पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक मिस्चर। उससे पहले तो और कोई साइंटिस्ट नहीं पढ़े ना हम लोगों ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने बोला कि भाई डीएनए को न्यूक्लिन बोल दिया। However, due to technical limitations in isolating such a long polymer, the elucidation of structure of DNA remain elusive for a very long period। मतलब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम डीएनए की प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे फ्रेडरिक मिस्चर के टाइम पे। फिर 1869 के बाद डायरेक्ट देखो 1953 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, कौन? वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट, जिन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू एक डेटा प्रोड्यूस किया। बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन proposed a very simple but famous double helix model of the डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने प्रिपेयर किया। ये समझ में आया? वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, और एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा किसने दिया था? हमारे विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन। एक्सरे विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने जो एक्सरे दिया था उसकी हेल्प से वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। अब बेस पेयरिंग समझा देती हूँ। हमेशा एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा थाइमिन के साथ, गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा साइटोसिन के साथ, ये ध्यान रखना। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double stranded, the ratio between adenine thymine
एडेनिन प्लस थायमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड इज इक्वल्स टू 1 रहता है। सो बच्चों, दिस इज नॉन एज चारगाफ रूल। देन चारगाफ रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको एडेनिन का परसेंटेज दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे कि भाई थायमिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, इनका परसेंटेज। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे आपको दिख जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, the base pairing confer a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. ये एक दूसरे के complementary होते हैं. Therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in another strand can be predicted. इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, देखो, अगर मेरे को एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता दी जाए, यहाँ पे मेरे पास A G C T G C C, एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता दी, तो दूसरे वाले स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ। ए के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कौन होगा? थायमिन होगा। ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज साइटोसिन, साइटोसिन के ग्वानिन, थायमिन के एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन। कर सकते हैं नहीं प्रेडिक्ट? सही लाइन लिखे है। Also, if each strand from the DNA act as the template for synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, जिस जेनेटिक इम्प्लीमेशन स्ट्रक्चर बिकम कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ये बोल रहा है कि भाई अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कर दे, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दे, तो दोनों स्ट्रैंड एक नया डीएनए बना सकते हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर्स है। क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जहां पे बैकबोन क्या होता है? शुगर फोस्फेट का होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है, एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई। एंड द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब हो गया ये मेरा 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम होगा, इधर 5 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल होगी। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 to 3 हो गया, another one will be from 3 to 5. The bases in two strands are paired through hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू दोनों paired up होंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, adenine forms 2 hydrogen bond with thymine and guanine will form 3 hydrogen bond with cytosine. As a result, प्यूरिन हमेशा प्यूरिन pyrimidine के, जैसे एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन है, थाइमिन pyrimidine है, ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन pyrimidine है। जो प्यूरिन होते हैं वो कितनी मेंबर्ड रिंग्स होती है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ या चैट सेक्शन में बताओ। प्यूरिन कितने रिंग स्ट्रक्चर होती है, pyrimidine कितने रिंग स्ट्रक्चर होती है। This generate approximately uniform distance between two strand of the helix. एक 6 मेंबर्ड होगी इनमें से, एक 9 मेंबर्ड होगी। 6 मेंबर्ड और 9 मेंबर्ड हमेशा सामने सामने प्रेजेंट होगी। ये नहीं कि दो 6 मेंबर्ड आ गई पहले, फिर नीचे दो 9 आ गई, तो उससे तो हमारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देन फिर इसके बाद हमारी जो दोनों की दोनों चेन्स होती है वो आपस में कोइल्ड भी होती है। कौन से? राइट हैंडेड फैशन में। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, कैसी है। एक पिच की अगर मैं बात करूं, वो होगी 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर एक पिच, और एक पिच को ही हम बोलते हैं हेलिक्स। एक पिच के अंदर टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होता है। एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स या फिर 10 टर्न्स होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन a base pair in a helix is approximately equal to 0.6. मतलब एडेनिन थायमिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 0.34 नैनोमीटर। ऐसे करके 10 बेस पेयर्स होंगे, उनके होगी 3.4 नैनोमीटर। ये बोलता है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। मतलब एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर दोनों के दोनों एक स्टॉक्स में अरेंज होते हैं एक डबल हेलिक्स बनाने के लिए। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी भी देने का काम करता है। पांचों के पांच पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना। फिर आता है द प्रोपोजिशन ऑफ द double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, भाई इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, बहुत क्वेश्चन आते हैं। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने ये दिया था। डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेके जाएगा डीएनए से, फिर उस मैसेज को कोड करके प्रोटीन बनाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने ये हमारा दिया था। सॉर्टेड।
फिर आता है इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारा रिवर्स भी हो सकती है, बिकॉज उनके पास जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आरएनए से डीएनए बनवाते हैं, फिर अगेन आरएनए बनवाएंगे, देन प्रोटीन बनवाएंगे। ऐसे हो सकता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनवाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनवा रहे हैं, दिस इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है कि भाई मेरे पास जो डीएनए है उसकी हमने प्रॉपरली स्ट्रक्चर समझ लिया, क्या क्या स्ट्रक्चर समझा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो शुगर के साथ अटैच होता है विद अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फिर उससे फॉस्फेट अटैच होता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड नॉट पॉली, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं 3,4 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होंगे, प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन पूजा, पिरामिडिन पाइकट। अब मेरे पास ये है कि भाई इतना सारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे है, कैसे उसका पैकेजिंग किया गया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की अगर मैं पूरे डीएनए की बात करूं तो भाई डीएनए का जो साइज होता है वो है 2.2 मीटर डीएनए, और डीएनए प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स 3.4 नैनोमीटर, अगर उसको मीटर में देखेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। अगर हम देखें लेंथ ऑफ डीएनए टिपिकली उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस और टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, ऐसे इन लोगों ने 2.2 मीटर बताया कि भाई 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.34, टोटल बेस पेयर कितने हैं 6.6 इंटू 10⁻9, इनको मल्टीप्लाई कर देना आपका 2.2 मीटर ही आ जाएगा, दिस इज नैनोमीटर, दिस इज बेस पेयर। नेक्स्ट आता है, अब आता है भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में डिफरेंस आपको पता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मींस उनके पास जो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। अगर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है तो न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर इवनली स्कैटर्ड होता है। तो अगर मेरे को प्रोकैरियोट का डीएनए देखना है, तो प्रोकैरियोट का डीएनए की पैकेजिंग देखनी है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड मिलेगा, और स्कैटर्ड मिलेगा किस फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर बना लेगा वहां पे पैकेजिंग की फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, लार्ज, बिकॉज सेल है साइटोप्लाज्म में बहुत सारा स्पेस है उसके अंदर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक स्ट्रक्चर होती है डीएनए। ठीक है, ये अब बात आती है मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं भाई यूकैरियोट्स का पढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना कि हम लोग प्रोकैरियोट्स का जब डीएनए को पैकेजिंग कराएंगे तो हम वहां पे पॉली अमीन्स का यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर बन जाती है मेरी न्यूक्लियोइड। सिर्फ इतनी चीजें याद रखना। अब जो मेन चीजें हैं वो हमारे यूकैरियोट से स्टार्ट होते हैं। यूकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर मेरे को डीएनए को पैकेजिंग कराना है। डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर, तो मेरे को एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी जो जिसके ऊपर मैं पैक कराऊंगी। जैसे कोई भी मेरे पास थ्रेड है, उस थ्रेड को किसी भी चीज के ऊपर पैक, ऐसे थोड़ी ना कि रैंडमली उसको पैक करके मैंने कहीं पे फिट करके रख दिया, और यहाँ पे तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो जगह है वो भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो मेरे को बहुत ज्यादा इवनली उसको पैक कराना पड़ेगा। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, एसिडिक स्ट्रक्चर, इसका जस्ट अपोजिट लूंगी ताकि वो दोनों हमेशा रैप अप रहे एक दूसरे के साथ। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, मतलब हम यहाँ पे हिस्टोन्स प्रोटीन्स की हेल्प लेंगे डीएनए को पैक कराने के लिए। प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू विद चार्ज साइड चार्ज, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हिस्टोन्स होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो हम यहाँ पे हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन्स में हम कौन से, बिकॉज डीएनए एसिडिक है, तो कौन से मैं अमाइनो एसिड्स यहाँ पे यूज करने वाले, बेसिक अमाइनो एसिड। अगेन क्वेश्चन आता है हमारे हिस्टोन्स के अंदर कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, याद रखना है। लाइसिन एंड आर्जिनिन दोनों के दोनों अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज रखना है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन्स जो होते हैं उनको आपस में यूनाइट करा के एक 8 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर।
जैसे 1 2 3 4, 4 तो आगे की साइड है और 4 पीछे की साइड, ऐसे आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं ये, 4 इसके पीछे की साइड में होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स हुए, इसको बोलेंगे ऑक्टामा। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम इसके ऊपर रैप कराएंगे, ऐसे ऐसे इसके ऊपर रैपिंग होगा अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर बनेगी इसी स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे न्यूक्लियोसोम। टिपिकल न्यूक्लियोसोम, एक अगर मैं टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करती हूँ तो भाई एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आखिरकार मेरा कितना डीएनए पैक हो जाता है, तो वो हमारे पास कितना डीएनए पैक होता है, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। टोटल बेस पेयर कितने हैं आपके, कमेंट सेक्शन में बताओ। 6.6 इंटू 10⁻⁹, उसमें से एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर सिर्फ 200 बेस पेयर्स आते हैं। एंड न्यूक्लियोसोम बहुत सारी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिव यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये एक न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं एक रिपीटिव स्ट्रक्चर में। इसको हम बोल देंगे कि भाई ये मेरे पास बन गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी, स्टेन मतलब वो कलर ले सकती है, जो न्यूक्लियस के अंदर मेरे को दिखाई देती है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन ऑन, कैसे दिखाई देंगे न्यूक्लियोसोम, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई देंगे। पहली चीज इंपॉर्टेंट इसमें से, हिस्टोन में बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन, ये याद रखना है। हिस्टोन कैसे पैक रहता है, 8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में हिस्टोन ऑक्टम, हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए रैप कर जाता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर्स होते हैं उसके ऊपर, 200 बेस पेयर्स के डीएनए को रैप कर सकता है एक न्यूक्लियोसोम। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की रिपीटेड स्ट्रक्चर बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देती है, उसको मैं बोलूंगी क्रोमेटिन। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक, फिर उसको अगेन बहुत ज्यादा पैक करा के हम क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बना लेते हैं। फिर फर्दर उसकी कॉइलिंग होगी, कब होगी, जब हमारा क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में होगा और वो बना के क्रोमोसोम बना लेगा। द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं दैट रिफर टू एज ए non-histone chromosomal protein. These are known as non-histone chromosomal proteins in a typical nucleus. Some region of eukaryotic are loosely packed, मतलब कुछ रीजन तो ऐसे होगा जो बहुत ज्यादा लूजली पैक होगा, उसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन, और कुछ होगा जो बहुत ज्यादा डेंसली पैक होगा, उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। और दोनों में अगर हम डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो बच्चों, यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव होता है हमेशा, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होता है एंड लाइटली स्टेनिंग भी दिखाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो इनएक्टिव होगा, टाइटली पैक्ड होगा और डार्कली स्टेन दिखाएगा। ये हम लोगों को चीजें यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके अलावा इन्होंने जो चीजें कुछ मिस की हुई है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी लिख लो कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बच्चों, वो 4 टाइप के होता है, क्योंकि ऑक्टामर की फॉर्म में बनाया ना, 1 2 3 4, तो पहला होता है मेरे मतलब टोटल 5 टाइप के होते हैं, बट ऑक्टामर में 4 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों के चारों मिलके ऑक्टामर बनाता है। और जो H1 होता है ये लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, वर्क्स एज अ लिंकर डीएनए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे को 2.2 मीटर का डीएनए फिट करना है, तो मतलब बहुत ज्यादा पैकेजिंग तो ऑब्वियसली बातें करानी पड़ेगी। पहले मैं अमाइनो एसिड्स का यूज करूंगी, लाइसिन एंड आर्जिनिन, फिर उसके बाद नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का यूज करूंगी हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए। वो लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग थी, या हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग है, बस इतनी चीजें याद रखना, दैट्स इट, यहाँ पे सब कुछ। तो ये हम लोग सर्च ऑफ डीएनए पढ़ चुके, डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ चुके, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पैक कैसे होगा वो सब पढ़ चुके हैं। अब आता है मेरे पास मॉलिक्यूलर सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमने पढ़ा था कि भाई मेरे पास डीएनए है, डीएनए से मेरे को डीएनए बनाना है,
फिर डीएनए से मेरे को एमआरएनए बनाना है, देन मेरे को एमआरएनए से क्या बनाना है, आपका प्रोटीन बनाना है। मेरे को ये सारे प्रोसेस पढ़ना है सर। डीएनए से डीएनए बनाना मतलब मेरे को रेप्लिकेशन पढ़ना है, डीएनए से एमआरएनए बनाना मतलब मेरे को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना मतलब मेरे को ट्रांसलेशन पढ़ना है। स्टार्ट करें? सबसे पहले देखते हैं भाई रेप्लिकेशन क्या होता है। While proposing the double helical structure of DNA, double helical of structure of DNA वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा के थ्रू। ठीक है, इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कि भाई जो डीएनए है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड। इमीडिएटली हमें सजेस्ट करता है एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब मेरे पास एक ये डीएनए है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, ये मेरे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि भाई हमारे पास जो स्पेसिफिक पेयरिंग है, इससे मेरे को ये क्लियर आइडिया लग रहा है कि अगर मैं सबसे पहले क्या हुआ होगा, डीएनए को ऐसे बीच में से सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराया होगा, मेरे पास दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये भी अलग हो गया, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। फिर हमने यहाँ पे नए नाइट्रोजनस बेसिस डाले जिसकी वजह से मेरे पास ये दो डीएनए बन गए। हो गया नहीं हो गया कॉपिंग इन्हीं के अपोजिट स्ट्रैंड्स में, थायमिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन, और इधर भी एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, ऐसे बना होगा। द स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए होंगे जैसे मैंने करके दिखाया, एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, फिर दोनों ने एक नई टेम्पलेट की तरह वर्क किया होगा कि भाई नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आओ और यहाँ पे रेप्लिकेशन करो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली स्ट्रैंड। देखो एक एक पैरेंटल था येलो वाला और नया वाला ग्रीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कंजर्व रह रहा है और हाफ नया आ रहा है, हाफ पैरेंटल हाफ नया। इसी को हम बोलते हैं सेमी, हाफ कंजर्व रहता है डीएनए। दिस मॉडल इज नॉन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो क्वेश्चन आएगा भाई डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। इट इज ऑल्सो फर्स्ट शॉन इन, सबसे पहले इसको किसके अंदर पता लगाया गया था, एस्चीरिया कोलाई के अंदर पता लगाया था। सब्सिक्वेंटली इन हायर प्लांट्स, देन फिर हमें प्लांट्स के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। ये आया यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि इकोलाई के अंदर डिस्कवर किया, इकोलाई के अंदर तो सिंपल है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल साइंटिस्ट ने 1958 में। फिर हमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई प्लांट सेल के अंदर भी हमने इसको डिस्कवर किया था, तो प्लांट सेल के अंदर हमारे टेलर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। और कौन से प्लांट के ऊपर किया गया था, विसिया फेबा प्लांट के ऊपर इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब मेशू एंड स्टॉल साइंटिस्ट का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दे ग्रू इकोलाई, मतलब इन्होंने इकोलाई को लिया, ऑब्वियसली बात है इकोलाई के पास मेरा डीएनए होगा। ठीक है, उनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करा दिया जिसके पास था N15, मतलब जो नाइट्रोजन था वो हेवी आइसोटॉप था, उसके अंदर ग्रो कराया, बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया, इज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर बहुत सारी जनरेशन के लिए। दिस रिजल्ट वाज दैट N15 जो था, जितने भी नए डीएनए बने उन सबके अंदर N15 आ चुका था। ठीक है, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। मतलब मैंने इकोलाई लिया और इस इकोलाई को N15 NH4 Cl के मीडियम में ग्रो करा दिया, तो जितने बहुत सारे इसके अंदर डीएनए बनेंगे रेप्लिकेशन के थ्रू, उनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे N15 आ जाएंगे। अब पता ये करना है कि भाई मैं N15 और 14 को कैसे पता लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो नहीं बैक्टीरिया के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखूंगी मेरे को दिख जाएंगे, नहीं वो दिखेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे इस चीज को फाइंड आउट करने में, इसके लिए हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। प्लीज नोट दैट N15 नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ये सिर्फ एक हैवी आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, हैवी है। नॉर्मल N15 होता है, हैवी वाला N15 दिया। देन उन्होंने क्या किया, उस N15 को उठा के नॉर्मल के अंदर ले आए N14 में। पहले तो N15 के अंदर ग्रो करा रहे थे, अब N14 के अंदर ग्रो कराने लगे। इससे अब क्या होगा, कुछ तो N15 वाले रह जाएंगे डीएनए और कुछ
N14 वाले आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब मैं ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊंगी तो इसमें मेरे को दो बैंड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आओ एक बार, ये डायग्राम पे, इस डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है मेरे को। पहले मेरे पास सारे के सारे N15 आ गए, तो मेरे पास जो मैंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया इसमें मेरे को सिर्फ एक बेंड मिलेगा N15 का हैवी बेंड। ठीक है, फिर जब मैंने इसको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कराया, 20 मिनट ग्रो करने के लिए लेता है हमारा इकोलाई, तो मेरे को दिखा कि भाई N15 भी है N14 भी है। तो इसका मतलब जो हमारा ये बेंड था, देखो हैवी की साइड था, इधर हमारा हैवी है, इधर हमारा लो है, या लाइट लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे की साइड शिफ्ट हो गया, इससे मेरे को पता चल रहा है कि अब जो डीएनए है ई कोलाई की बॉडी के अंदर वो हाइब्रिड डीएनए बन चुका है। कि हमारे पास एक डीएनए तो उसके अंदर N15 का है और एक डीएनए 14, मतलब एक स्ट्रैंड 15 का, एक स्ट्रैंड 14 का। फिर दोबारा से ग्रो कराया, दो से फिर चार डीएनए बने, चार डीएनए में अब देख रहे हो दो तो हाइब्रिड बने और दो नॉर्मल बने। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे दो बेंड्स दिखाई दिए सीजियम क्लोराइड के अंदर। पहले एक बेंड था हैवी, फिर एक हाइब्रिड का आया, फिर एक लाइट का आया और फिर हाइब्रिड का आया। डायग्राम देके भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डेंसिटीज को पता लगाने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। सिर्फ याद रखना सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इकोलाई के अंदर। मिसेल्सन एंड स्टॉल साइंटिस्ट ने 1958 में डिस्कवर किया था, और प्लांट के ऊपर किसने किया था, टेलर साइंटिस्ट ने, वीसिया पेपर प्लांट के ऊपर। Done? ये देखो इन्होंने फिर यहाँ पे दे भी दिया है, वीसिया फेबा बाय टेलर एंड उनके कलीग्स ने 1958 में ही इसको डिस्कवर किया था। इफ इकोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 18 मिनट देन व्हाट वुड बी द ऐसे ये देखो। अब यहाँ पे ना आपसे जनरेशन में क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई, कि एक जनरेशन बनने में मेरे को 20 मिनट लग रहा है। अभी पूछ लेंगे कि 80, तो 80 का मतलब हमें फोर्थ जनरेशन निकालना। मेरे पास एक डीएनए है, ये 20 मिनट लिया उसने, दो डीएनए बना दिए। फिर अगेन 20 मिनट लिया, चार डीएनए बन गए। अगेन 20 मिनट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डीएनए बन गए। अगेन 20 मिनट लिया, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डीएनए बनेंगे। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज का, तो आप लोग डेंसिटीज यहाँ पे निकाल सकते हो। 1 2 3 4, फोर्थ जनरेशन ये आई, 1 2 3। अगर आप ऐसे देखोगे फोर्थ जनरेशन ये आएगी, लेकिन 80 मिनट, पहले 20 मिनट, अगेन 20 मिनट, अगेन 20 मिनट, 2 4 6 8 ऐसे निकालना है आपको जनरली क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है पूरा का पूरा मैकेनिज्म, कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म हमारा जो रेप्लिकेशन है ये होता कैसे है। तो इस मैकेनिज्म को समझते हैं। लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई, क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स मेरे को चाहिए। सबसे पहले मेरे पास डीएनए है, ऐसे स्ट्रक्चर होगी ना डीएनए की, तो मेरे को डीएनए के अंदर वो साइट, मतलब डीएनए में ये नहीं कि कहीं भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम आपका साइट ऑफ रेप्लिकेशन, and this is known as ORI, origin of replication। तो मेरे को सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, एक साइट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उस साइट पे डीएनए की अनकॉइलिंग करानी पड़ेगी। अनकॉइलिंग कराने के लिए मेरे को इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए मैंने। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैं एंजाइम यूज करती हूँ यहाँ पे हेलिकेज। तो जैसे ही मैंने हेलिकेज एंजाइम यूज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, एग्जैक्टली exactly। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब ये दोनों के दोनों नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ वाले नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ वाले एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चाहेंगे भाई मैं फिर से ज्वाइन अप हो जाऊं, तो इनको ज्वाइन अप ना हो, ये सिंगल स्ट्रैंड ही रहे, तो मेरे को यहाँ पे बाइंडिंग करानी पड़ती है किसकी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स।
ये मेरे को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे अटैच करा दिए। फिर इसके बाद मैं देख रही हूँ कि भाई मैं किसी चीज को ऐसे बीच में से ओपन करूँ तो इधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक टेंशन जनरेट होगी या नहीं होगी, उस टेंशन को भी रिलीज कराने के लिए मेरे को यहाँ पे एंजाइम लगाने पड़ेंगे। कौन से एंजाइम? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज टू रिमूव टेंशन। ये हो गया। अब देखो एनसीईआरटी ने भी यही चीजें लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से हम एक एक लाइन को कवर अप कर लेते हैं। द मेन एंजाइम जो है मेरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए के ऊपर वर्क करेगा और एक नया डीएनए बनवाएगा, इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराएगा। सिंस इट यूज एज अ डीएनए टेम्पलेट, ये एक डीएनए टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxynucleotide. These enzymes are highly effective enzymes so as to catalyze polymerization. large number of nucleotide बहुत कम टाइम में करा देता है। जैसे कि इकोलाई के पास 4.6 10 to the power 6 बेस पेयर्स है। कंपेयर इट विद दोज ह्यूमंस के अंदर कितने होता है? 6.6। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। हाईलाइट करो कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। दैट मीन्स द एवरेज रेट जो है पॉलीमराइजेशन का कितना होगा? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होगा। नॉट ओनली do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. Any mistake during replication, अगर replication के टाइम पे कोई भी mistake हो गई तो उसकी वजह से mutation हो सकता है। Furthermore, energetically replication is very expensive process क्योंकि deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purposes, बहुत सारे दो पर्पज होता है। इन एडिशन टू एक्ट एज एक सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं, प्लस ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन अ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सच एज इन, जैसे कि हमारा एटीपी के अंदर होता है। क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे एंजाइम्स हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरी की पूरी एंटायर लेंथ को हम नहीं, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और इतने हमारे पास एनर्जी सर्विंग मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो द रेप्लिकेशन अगर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की एक स्मॉल पार्ट में होता है, उस पार्ट को जैसे कि हम लोग ओआरआई साइट को ओआरआई साइट बोलेंगे, डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? क्वेश्चन आता है 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करता है। ये क्या करता है? कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फोर्क कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड, मतलब कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होता है बिकॉज ये 5 से 3 में ही वर्क करता है। तो इसका मतलब एक स्ट्रैंड, कौन सी वाली स्ट्रैंड? जो 3 से 5 है उसके ऊपर तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और जो 5 से 3 है उसके ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए। अगेन हाईलाइट करना इस चीज को, कॉन्टिन्यूस कौन से स्ट्रैंड पे होगा, डिसकॉन्टिन्यूस कौन से स्ट्रैंड पे होगा। फिर जो डिसकॉन्टिन्यूस में जो फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं उन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उन फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइकेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने के लिए प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज क्या होता है? डीएनए के ऊपर वर्क करता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की तरह वर्क करता है। अभी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जहां पे रेप्लिकेशन चल रहा होता है वहां पे छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड करा देता है और ये प्राइमर्स भी 5 से 3 डायरेक्शन में ऐड कराएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। ऐसे प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन द इकोलाई जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ऐसे रीजन को हम इकोलाई ओआरआई साइट बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ replication that a piece of DNA, if needed, propagated during recombinant DNA procedure requires a vector। यहाँ पे देखो अगेन पढ़ना इस लाइन, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एक रिक्वायरमेंट है दैट अ पीस ऑफ डीएनए नीडेड टू बी प्रोपगेटेड, मतलब रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे एक डीएनए का छोटा सा पीस मेरे को वहां पे ऐड कराना पड़ेगा जो एक वेक्टर की तरह वर्क करेगा। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड कराएगा। फर्दर नॉट वेरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इन अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। फेलियर इन सेल डिवीजन, अगर कहीं पे सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है
तो वहां पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन से पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गई, डाउन सिंड्रोम बन गया, ये वाली कंडीशन। तो रेप्लिकेशन डन सबका। रेप्लिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या करा है, एंजाइम याद कर रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपो आइसोमरेज एंड डीएनए लाइगेज, फिर हमारा प्राइमेज जो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए एप्लीकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, सेमी डिसकंटिन्यूअस मेथड है, बाई डायरेक्शनल चलेगा, 5 to 3 स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ओआरआई साइट होती है, यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी ओआरआई साइट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल ओआरआई साइट, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओआरआई साइट, एक मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे रेप्लिकेशन चल रहा होगा। डीएनए से डीएनए हम लोगों ने मजे से बनवा लिया। अब डीएनए से मेरे को बनवाना है हमारे लिए, ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है मेरा, दोनों के दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस विच इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, डीएनए से एमआरएनए बनवाएंगे, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाए। चलो अब देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन नाउ फॉर्म बेस पेयर विद द यूरासिल। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, डीएनए में जहां पे भी थाइमिन होगा उसकी जगह पे मेरे को यूरासिल रिप्लेस करना होगा, पहला चैलेंज। डीएनए मेरे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए क्या होता है मेरे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो मेरे को क्या करना है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनानी है। और एक नया चैलेंज यहाँ पे ये भी आता है भाई, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड हम यूज करेंगे आरएनए बनवाने के लिए, दोनों स्ट्रैंड कभी भी यूज नहीं करते। अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वन सेट इन टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिप्लीकेट हो जाता है, बट इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का सिर्फ एक सेगमेंट या फिर एक स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए के अंदर कॉपी होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बना देनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को हम ट्रांसक्रिप्शन में क्यों नहीं कॉपी करा रहे हैं, ऐसा कैसे। देखो फिर क्या हुआ है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे वर्क करेंगे। फिर बोले कि भाई हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं करते, तो पहले यही है कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस। मतलब डीएनए के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है, ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कि सपोज करो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन पता है, मैंने वो इन्फॉर्मेशन किसी दो स्टूडेंट को बता दिया, अब वो दोनों के दोनों स्टूडेंट के डिपेंड करेगा कि वो दोनों ने जो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी किस वे में उन्होंने समझी, फिर वो आगे जाके अलग अलग वे में उस चीज को स्प्रेड करेगी, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी ना। या फिर इससे बेटर होता कि भाई जो मेरे को पता है वो मैं एक ही इन्फॉर्मेशन से एक ही इंसान को बता रही हूँ आगे, तो आगे जाके किसी और को बताएगा, तो एक इन्फॉर्मेशन के दो फेजेस तो नहीं मिलने वाले हैं ना, कि भाई मैंने बोला कि आज से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, सीयूडी का करेक्शन विंडो स्टार्ट हो रहा है, किसी ने सोचा करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुका है, कोई सोचेगा करेक्शन विंडो स्टार्ट होने वाला है, दो फेजेस होंगे किसी भी चीज के। तो ऐसे यहाँ पे कि भाई डीएनए से अगर मैं दो आरएनए बनवाऊंगी तो दोनों आगे जाके अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कोड करेंगे प्रोटीन में, करेंगे नहीं करेंगे, जिससे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है। एनी टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए विल बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, मतलब इंफॉर्मेशन एक थी उसके आगे जाके दो रिजल्ट्स मेरे को मिल गए, ये होगा बस यहाँ पे। फिर आता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 यूनिट आता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, कौन कौन सी होती है, पहले मेरे पास प्रोमोटर साइट होती है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर। प्रोमोटर जो प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के रेप्लिकेशन को, फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, वो पार्ट जिस जो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, टर्मिनेटर जहां पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। डीएनए से आरएनए बनवाना है तो ये यूज क्या करना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगेन जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 डायरेक्शन में वर्क करता था, ये भी 3 से 5 डायरेक्शन में कौन सी टेम्पलेट पे वर्क करेगा, जिसके ऊपर 3 से 5 होगा वो टेम्पलेट की तरह वर्क करने वाला है, और दूसरे वाला हमारा वहां पे कोडिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा। All the reference point which defining a transcription unit is made with coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence ये दे दिया भाई, ये मेरे पास एक template strand है, this is my coding strand. Can you guys? Then I'm gonna remove.
तो देखो, अब इस क्वेश्चन में ये क्या पूछता है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव स्ट्रैंड। पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि भाई दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड कोड करेगा। हमें पता है कि भाई 3 से 5 वाला कोड करेगा, क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट होगा मेरा प्रोमोटर। जिधर प्रोमोटर साइट प्रेजेंट है उसके 3 से 5 मेरे को ध्यान रखना है। ये मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन है, जिसके पास एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन होता है उसको बोलता है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक। जिसके पास एक से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो वर्क कौन सा करेगा टेम्पलेट की तरह, ये वाला। अब इसको जरा बताओ, ए थाइमिन की जगह यूरासिल, ग्वानिन एज इट इज रहेगा, साइटोसिन एज इट इज रहेगा, एडेनिन साइट एज इट इज रहेगा, थाइमिन की जगह अगेन यूरासिल आ जाएगा, और ग्वानिन की जगह ग्वानिन, साइटोसिन की जगह साइटोसिन, ए की जगह ए, टी की जगह यू। अब मेरे को बताओ क्या है मैंने यहाँ पे सही लिखा है नहीं लिखा, अगेन जल्दी से बताओ, सही लिखा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराना है। तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स भी लेके आने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स लेके आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडेनिन की जगह क्या आना चाहिए था, थाइमिन आना चाहिए था। लेकिन थाइमिन ना आके क्या आएगा, यूरासिल आएगा। थाइमिन की जगह एडेनिन आएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन। ट्राई करके देखो इसको पूरे के पूरे स्ट्रैंड कर बनाओ जल्दी से सबके सब। यू हैव 1 मिनट, इस पूरे स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब कराओ। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इसका ट्रांसक्रिप्शन बताओ, ट्रांसक्राइब क्या होगा। तो पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना है उस ट्रेंड कौन सा है, 3 से 5 है, 5 से 3 है, टेम्पलेट है या कोडिंग है। तो अगर आपको बोले कि भाई ट्रांसक्राइब करा सकते हो, तो ट्रांसक्राइब कराने में एडेनिन की जगह थाइमिन आता है, उसको यूरासिल हो जाएगा। थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइड, ये हो जाएगा। लेकिन अगर कोडिंग का कराओगे तो जो मैंने ऊपर वाला किया एग्जैक्टली ऐसे करोगे। थाइमिन की जगह एडेनिन नहीं आएगा, थाइमिन का एग्जैक्टली एडेनिन, एडेनिन की जगह थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरासिल आना चाहिए, ऐसे नहीं करोगे। थाइमिन की जगह सिर्फ थाइमिन मतलब यूरासिल कर दोगे, एडेनिन का एडेनिन रहेगा, साइटोसिन का साइटोसिन। सिर्फ क्या करना है, कोडिंग स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब नहीं कराना है, सिर्फ आरएनए में कन्वर्ट कर देना है। देखो ध्यान से सुनना, टेम्पलेट वाले को ट्रांसक्राइब कराने का मतलब होता है भाई इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाओ, और थाइमिन की जगह यूरासिल भी रखो। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनवाओ, कोडिंग से कराओगे तो सिर्फ आरएनए बनवाना है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनवाना है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिंपल 3 साइट्स बता दी हम लोगों को। प्रोमोटर साइट हो जाएगी हमारे पास, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा। प्रोमोटर जो होता है वो हमेशा 5th एंड पे प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब ये देखो, अगेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इन्होंने बोला कि जो मेरी प्रोमोटर साइट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो मेरा 5th एंड है उसके अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होगी। अपस्ट्रीम देखो, प्रोमोटर इज सेड टू लोकलाइज टुवर्ड 5th एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। एंड ये रेफरेंस किसको लेते हैं, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड को लेते हैं, कि भाई ये मेरे पास प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर किधर साइड प्रेजेंट होगा, ये मेरे पास आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा प्रोमोटर। तब मैं 3 वाले जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। इसी से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी 5th स्ट्रैंड जहां पे देखो प्रेजेंट होगा। ये मेरे पास सपोज ये कोडिंग स्टैंड है, तो इसके 5th एंड पे आपको देखना है कि भाई प्रोमोटर प्रेजेंट है, तो साइट प्रेजेंट है, तो कौन सा कोडिंग होगा, कौन सा टेम्पलेट होगा, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे। बाय स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, अगर हम स्ट्रैंड को रिवर्स कर दे। टर्मिनेटर को देखना है भाई, टर्मिनेटर 3rd एंड पे प्रेजेंट होगा कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देयर आर एडिशनल रेगुलरिटी सीक्वेंसेस, इसको छोड़ देना, इसमें कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात कर रहे हैं। जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। देयर इज नो एम्बिग्युइटी दैट द जीन्स आर लोकलाइज्ड ऑन द डीएनए। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA और RNA molecule also define a mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, cistron क्या होता है, डीएनए की एक सेगमेंट होती है जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है। मतलब वो जो बीच में स्ट्रक्चरल जीन है ना, उसी को सिस्टोन बोलता है। स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्टोनिक भी हो सकता है जो यूकैरियोट्स में होगा, पॉलीसिस्टोनिक P4 पॉलीसिस्टोनिक P4 प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट
कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। मतलब हमारे पास जो mRNA बन के आएगा उसको हम बोलते हैं पहले HNRNA, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। क्यों भाई? उसके अंदर आपके पास दो सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, एक होगा एक्सॉन, एक होगा इंटॉन। ये होगा एक्सॉन, ये होगा इंटॉन। तो एक्सॉन जो होगा, एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। मतलब ये मेरे पास एक्सॉन है तो ये एक्टिव पार्ट होगा डीएनए का। ये मेरे पास इंट्रॉन है, इंट्रॉन, आई एन फॉर इनएक्टिव। मतलब ये हमारे आरएनए का इनएक्टिव पार्ट है जो आगे जाके किसी को कोड नहीं करेगा। एक्सॉन एक्टिव पार्ट, इंट्रॉन इनएक्टिव पार्ट। तो मेरे को क्या कराना है? इस इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराना है, तब जाके मेरे पास ये एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। इसलिए पहले एचएनआरएनए के अंदर एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों होंगे। तो एक्सॉन जो इंटरप्ट होंगे बाय इंट्रॉन, इंट्रॉन इंटरवीनिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए के अंदर नहीं मिलेंगे। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर। ये सब छोड़ देना, इंट्रॉन और एक्सॉन याद रखना, सिस्ट्रॉन क्या होता है वो याद रखना। अब आते हैं एग्जैक्टली भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तीन आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। मतलब अगर मेरे को सेल के अंदर प्रोटीन बनाना है तो तीनों टाइप के चाहिए। टीआरएनए जो अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, आरएनए जिसके ऊपर ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा, एमआरएनए जिसके ऊपर चलेगा, आरएनए राइबोसोमल यूनिट होंगी, एक नीचे की साइड स्मॉल यूनिट, ऊपर लार्ज यूनिट। एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, जो एमआरएनए टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा और जेनेटिक कोड को रीड करेगा। आरएनए स्ट्रक्चरल और कैटेलाइटिक रोल प्ले करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले बाइंड करेगा प्रोमोटर साइट से और इनिशिएट कराएगा प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है, उसको बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। पहले सिग्मा फैक्टर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन पे पूरा ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कराने के लिए मेरे को रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सिग्मा फैक्टर रो। अब तक हमने क्या याद किया? तीनों सीक्वेंस देखनी है, कौन कौन सी सीक्वेंस होती है, प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर साइट। आपका प्रोमोटर पे बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेटर पे बाइंड करेगा रो फैक्टर। स्ट्रक्चरल जीन एक होगा मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में, एक से ज्यादा होंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में। सब इतनी चीजें हम लोगों को याद की अब तक। And polymerize in a template during the culture, it somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation again। जो भाई मेरा आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये दो फंक्शन दिखाता है। कैसे फंक्शन दिखाता है? ये डीएनए को ओपनिंग करने का भी काम करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेलिकेज एंजाइम से दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा था, ओपन कर रहा था, लेकिन ये ओपनिंग का भी काम करता है, पॉलीमराइजेशन का भी काम करता है, दोनों काम करता है। ठीक है, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड इज somehow also facilitate opening of the helix और elongation भी कराएगा। only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme। मतलब आरएनए का जो छोटा सा पार्ट होता है वही एंजाइम से बाइंड होता है। जैसे ही पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, वहां पे प्रोसेस रुक जाएगा विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three step? Initiation भी कर रहा है, elongation भी कर रहा है और termination भी कर रहा है with the help of initiation factor sigma और termination factor rho। इनकी वजह से ये आपका काम कर पा रहा है। फिर जैसे ही मेरा प्रोसेस हो गया in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, also since translation transcription take place in the same compartment, there is no separation of cytosol। मतलब अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जहां पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है वहीं पे सेम ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा सेम टाइम पे। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा भाई, जो एमआरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर बना, उसको न्यूक्लियस के अंदर से निकल के कहाँ पे आना पड़ेगा? उसको निकल के आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर बैठा रहता है एंजाइम आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो इसका मतलब हमें यूकैरियोट्स के अंदर कुछ एडिशनल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या होंगे? एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन अ न्यूक्लियस। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे न्यूक्लियस के अंदर। In addition to the RNA polymerase found in the organism, there is a clear-cut division of labor. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3। RNA polymerase 1 rRNA बनाने का काम करेगा। ठीक है, rRNA की यूनिट्स आपको याद रखनी है। rRNA के अंदर क्या क्या होता है? 28S, 18S और 5.8S। जबकि RNA polymerase थर्ड
टीआरएनए बनाने का काम करते हैं। ये किससे बना होता है? 5 SR आरएनए, सिंगल न्यूक्लियर आरएनए, SN आरएनए, ये आपको याद है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाता है? ये HN आरएनए को बनाता है, जो HN आरएनए आगे जाके mRNA में कन्वर्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA को बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA को बनाता है, 5 SR आरएनए और SN आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड HN आरएनए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। फिर जब मेरा mRNA या HNRNA बन गया, उसको फाइनली न्यूक्लियस के अंदर भेजने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर से इनएक्टिव पार्ट से इंट्रॉन्स उसको रिमूव कराना पड़ेगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे स्प्लाइसिंग, जहां पे इंट्रॉन्स रिमूव करेंगे, एक्सॉन्स को ज्वाइन करा देंगे आरएनए लाइगेज की हेल्प से। एंड फिर उसके बाद अगेन मेरे को कैपिंग और टेलिंग भी कराना पड़ेगा, बिकॉज उसको आरएनएज एंजाइम से बचाना है। कैपिंग में क्या करता है? फिफ्थ एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करा देता है, ठीक है। टेलिंग में क्या कराता है? एडिनाइलेशन, बहुत सारे एडिनिन ऐड करा देते हैं, 200 से 300। थर्ड एंड पे इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इट इज फुल्ली प्रोसेस एचआरएनए, अब इसको हम बोलेंगे एमआरएनए। ये एमआरएनए अगर इसके अंदर स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग नहीं हो रहा होता तो कभी भी उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले ये चीज चेक की जाएगी कि क्या इसके अंदर स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग हो रखा है या नहीं हो रखा है, उसके बाद आगे के प्रोसेस हमारे स्टार्ट होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने डीएनए का डिस्कवरी किया, कैसे हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर कैसे रेप्लिकेशन कराया और ट्रांसक्रिप्शन कराया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बच्चों यहाँ पे जेनेटिक कोड पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पूरा जेनेटिक कोड में भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ाऊंगी यहाँ पे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपेरॉन क्या होता है, ये पूरा पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर फिनिश। अराउंड इस चैप्टर में अभी 1 आवर से ज्यादा लग जाएगा इस चैप्टर को कंटिन्यू करने में, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहीं पे ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है।